नमस्कार। पिछले कुछ वक्त में ना भारतीय रुपए और पोलिश ज़्लॉटी के बीच का जो रेट है उसमें काफी बदलाव आया है। मतलब पिछले साल जहां एक ज़्लॉटी करीब 21 रुपए का था, अब वो बढ़कर लगभग 24 के पास पहुंच गया है। हाँ, बिल्कुल, ये काफी ध्यान देने वाली बात है। तो आज हम इसी पर थोड़ी बात करेंगे, समझने की कोशिश कि भाई ये हुआ क्यों। हमारे पास एक एनालिसिस भी है इसी INR PLN रेट पर, तो उसी के आधार पर आज की चर्चा रहेगी। जी, कोशिश करेंगे कि इसके पीछे की जो मुख्य वजह हैं, उन पर रोशनी डाल सकें। ठीक है। तो चलिए इसे समझते हैं ज़रा, क्योंकि जैसा आप कह रहे थे और जैसा एनालिसिस में भी लग रहा है, ये कहानी सिर्फ रुपए की कमजोरी की नहीं है या सिर्फ ज़्लॉटी की मजबूती की नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये दोनों तरफ की कहानी है। असल में दोनों करेंसीज के अपने-अपने फैक्टर्स हैं जो इस बदलाव के लिए जिम्मेदार हैं। तो पहले पोलैंड की तरफ देखें, ये ज़्लॉटी इतना मजबूत कैसे हो गया अचानक? पोलैंड का जो सेंट्रल बैंक है उनकी पॉलिसी, उन्होंने महंगाई को कंट्रोल में रखने के लिए ब्याज दरें काफी ऊंची रखी हैं। मतलब दूसरे कई देशों के मुकाबले। अच्छा, ऊंची ब्याज दरें, तो इसका मतलब हुआ कि वहां पैसा रखने पर ज्यादा रिटर्न। बिल्कुल। और जब रिटर्न अच्छा मिलता है तो विदेशी निवेशक आकर्षित होते हैं, वो अपना पैसा पोलैंड में लगाना चाहते हैं, जिससे ज़्लॉटी की डिमांड बढ़ती है और वो मजबूत होता है। ये तो सीधा कनेक्शन है। पर क्या यही एक कारण है या और भी कुछ है? नहीं नहीं, और भी बातें हैं। दूसरा एक महत्वपूर्ण पहलू है पोलैंड का यूरोपीय संघ यानी ईयू से जुड़ाव। पोलिश इकोनॉमी ने ना ईयू के फ्रेमवर्क में रहकर काफी अच्छा प्रदर्शन किया है, लचीलापन दिखाया है। अच्छा, जैसे कि? जैसे ईयू के रिकवरी फंड्स हैं और सेंट्रल यूरोप की इकोनॉमीज को लेकर निवेशकों में जो एक पॉजिटिव माहौल बना है, उसका फायदा भी पीएलएन को मिला है। मतलब अगर आप बड़ी पिक्चर देखें तो ईयू का हिस्सा होना पोलैंड के लिए एक तरह से आर्थिक सुरक्षा कवच जैसा है। ये दिलचस्प है कि ईयू का साथ इस तरह से काम आ रहा है। और तीसरा पॉइंट क्या था एनालिसिस में? तीसरा कारण थोड़ा भू राजनीतिक है। यूक्रेन युद्ध के बाद से ना यूरोप में सुरक्षा के समीकरण बदले हैं। पोलैंड की जो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है वो बढ़ गई है, मिलिट्री नजरिए से भी और आर्थिक नजरिए से भी। हाँ, ये तो है, उसकी लोकेशन ही ऐसी है। बिल्कुल। तो इस बढ़ी हुई अहमियत ने भी विदेशी इंटरेस्ट बढ़ाया है। निवेशकों को लग रहा है कि पोलैंड अब इस रीजन में एक स्थिर और महत्वपूर्ण देश है, तो वहां निवेश करना सेफ है। इस भरोसे ने भी पीएलएन को ऊपर खींचा है। समझ गई। तो पोलैंड की तरफ से तीन मुख्य बातें हो गईं: ऊंची ब्याज दरें, EU का सपोर्ट और बढ़ती हुई जियोपॉलिटिकल अहमियत। हाँ, मोटे तौर पर यही है। लेकिन ये तो कहानी का एक हिस्सा हुआ। अब आते हैं सिक्के की दूसरी तरफ, भारतीय रुपए पर। इस दौरान रुपया थोड़ा कमजोर क्यों हुआ? बिल्कुल सही सवाल। अब आईएनआर की तरफ देखते हैं। यहाँ मामला थोड़ा अलग है। एक जो सबसे बड़ा दबाव रहता है रुपए पर, वो है हमारा व्यापार घाटा, खास तौर पर कच्चे तेल की वजह से। हाँ, तेल का आयात तो भारत बहुत करता है। बहुत ज्यादा। अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा हम इंपोर्ट करते हैं। तो जब भी इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतें ऊपर जाती हैं, हमें ज्यादा डॉलर खर्च करने पड़ते हैं। इसका सीधा असर पड़ता है हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट पर, यानी चालू खाते के घाटे पर। मतलब आयात पर ज्यादा डॉलर खर्च हो रहे हैं निर्यात से होने वाली कमाई के मुकाबले। बिल्कुल। और जब डॉलर की डिमांड बढ़ती है उसे खरीदने के लिए, तो रुपया अपने आप थोड़ा नीचे आता है, कमजोर होता है। तेल की कीमतें तो लगातार परेशान करती रही हैं। अच्छा, और दूसरा कारण क्या बताया गया है? दूसरा बड़ा कारण है कैपिटल आउटफ्लो, मतलब पूंजी का देश से बाहर जाना। होता क्या है कि जब अमेरिका या यूरोप जैसे बड़े बाजार अपनी ब्याज दरें बढ़ाते हैं, जो कि उन्होंने पिछले कुछ समय में किया है। हाँ बिल्कुल, हम्म, तो विदेशी निवेशकों को वहां ज्यादा सुरक्षित और अच्छा रिटर्न दिखने लगता है। जी। ऐसे में वो भारत जैसे उभरते बाजारों से अपना पैसा निकालकर उन देशों में लगा देते हैं। जब वो यहाँ से डॉलर निकालते हैं तो रुपए की सप्लाई बढ़ जाती है और डिमांड कम। नतीजा, रुपया कमजोर होता है। तो एक तरफ तेल के लिए डॉलर बाहर जा रहा है, दूसरी तरफ निवेशक भी डॉलर निकाल रहे हैं, दोहरी मार पड़ रही है। हाँ, कह सकते हैं। और इस सब के बीच RBI, हमारा रिजर्व बैंक, वो क्या कर रहा है? एनालिसिस में उनकी स्ट्रैटेजी का भी जिक्र था शायद। जी। तीसरा पहलू आरबीआई की पॉलिसी है। एनालिसिस ये कहता है कि आरबीआई रुपए को एकदम से बहुत ज्यादा गिरने तो नहीं देता, मतलब वो दखल देता है, लेकिन कई बार वो रुपए को धीरे धीरे थोड़ा कमजोर होने देता है। अच्छा। ऐसा क्यों? इसके पीछे एक सोच ये होती है कि अगर रुपया थोड़ा कमजोर हो तो हमारे जो निर्यातक हैं, जो सामान बाहर बेचते हैं, उन्हें फायदा होता है। उनका माल विदेशी खरीदारों को सस्ता लगता है। तो आरबीआई एकदम आक्रामक तरीके से रुपए को डिफेंड करने के बजाय एक बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। समझ गई। अच्छा, एक बात और थी एनालिसिस में, रूस से सस्ते तेल खरीदने वाली। क्या उसका और G7 के प्रतिबंधों का कोई असर पड़ा है इस रेट पर? देखिए, एनालिसिस के हिसाब से रूस से जो रियायती तेल भारत खरीद रहा है
वो इस INR PLN रेट में आए बदलाव का कोई मुख्य कारण नहीं है। हाँ, एक छोटा फैक्टर हो सकता है, पर बहुत मामूली। अच्छा। ये सच है कि 2022 के बाद भारत ने रूस से तेल इंपोर्ट बढ़ाया है, लेकिन जो G7 और EU ने प्राइस कैप लगाया है और शिपिंग, इंश्योरेंस वगैरह पर जो पाबंदियां हैं, उनसे पेमेंट वगैरह में दिक्कतें तो आई हैं। तो सीधे तौर पर कोई बड़ा टैरिफ तो नहीं है भारत पर, लेकिन इन सौदों को सेटल करने की जो मुश्किलें हैं, वो शायद अप्रत्यक्ष रूप से रुपए पे हल्का सा दबाव डाल सकती हैं। पर फिर कहूंगा, ये मेन ड्राइवर नहीं है। ठीक है। तो मतलब कुल मिला के कहानी ये बन रही है कि एक तरफ पोलिश स्लॉटी अपनी ब्याज दरों, ईयू कनेक्शन और जियोपॉलिटिक्स के दम पर मजबूत हुआ, हाँ, और दूसरी तरफ भारतीय रुपया तेल की कीमतों, कैपिटल आउटफ्लो और आरबीआई की एक सोची समझी नीति के तहत थोड़ा नरम हुआ। बिल्कुल। और इन्हीं दोनों के रिलेटिव मूवमेंट ने, आपसी फर्क ने आईएनआर पीएलएन रेट को 21 से करीब 24 तक पहुंचा दिया। आपने एकदम सही सार निकाला है। ये एक तुलनात्मक बदलाव है जो दोनों करेंसीज की अपनी अपनी यात्रा का नतीजा है। और यहीं से ना एक दिलचस्प सवाल उठता है आगे के लिए। अभी हमने जिन फैक्टर्स की बात की, जैसे दुनिया भर में ब्याज दरें हैं या एनर्जी की कीमतें हैं, अगर इनमें आगे कोई बड़ा बदलाव आता है तो इस INR PLN जोड़ी पर उसका क्या असर पड़ेगा? ये सोचने वाली बात है, इस पर नज़र रखनी होगी।